इन जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 29वीं क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना आया है। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कि आज का मोटिवेशन हमारा क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए ना। आप लोगों का साथ कोई नहीं देगा। जिस दिन आप लोगों की नौकरी लग जाएगी उस दिन सभी आप लोगों के साथ हो जाएंगे, ठीक ना। तो नौकरी पानी है तो खूब मेहनत करनी होगी। रात को रात मत समझिए, दिन को दिन मत समझिए। 30-40 दिन की पढ़ाई करने से जब आप लोगों को 45 वर्ष 50 वर्ष आसानी से जीने का मौका मिलेगा तो क्या दिक्कत है। 40-45 दिन भूल जाइए कि मैं कोई इंजॉय करूं, कहीं घूमूं फिरूं, ठीक ना। एकदम किताब में लीन हो जाइए। 30 से 35 दिन एकदम भूल जाइए। एक एक क्लास को आप लोग 1 से 2 बार 3 बार देखिए, एकदम माइंड में रट जाए ना, ठीक ना। जिस तरह से गीत याद होती है, गाने याद होते हैं, उस तरह से ये प्रश्न के आंसर याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक ना। आप लोग इतनी मेहनत कीजिए। आज मोबाइल आप लोग चला रही हैं तो कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा ना तो उस दिन देखिएगा कहेंगे अरे तो पढ़ रही थी मोबाइल लेकर के, ठीक ना। और नहीं होगा तो कहेंगे सब मोबाइल चला रही थी, क्या पढ़ाई कर रही थी। बहुत कुछ उल्टा पुल्टा आप लोगों को बोलेंगे। तो 45 वर्ष 50 वर्ष की आसान जिंदगी जीने के लिए 30 वर्ष कठिन की 30 दिन की कठिन की जिंदगी जिए आप लोग। अब चलिए देर न करते हुए आप लोगों की क्लास को हम शुरू करते हैं। चलो देखते हैं कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। सबसे अधिक ऊष्मा संवेदनशील टीका है ना, सबसे अधिक ऊष्मा संवेदनशील टीका है। तो कौन सा है संवेदनशील टीका। क्या बीसीजी आफ्टर ना, बीसीजी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ना, क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन, ओपीबी, रोटावायरस, डीपीटी। तो कौन सा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। सबसे अधिक ऊष्मा संवेदनशील टीका है तो कौन सा है। तो यह है बीसीजी आफ्टर क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से आप लोग हमको ये बता दीजिए कि ये जो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ये होगा घोलने के बाद ना, घोलने के बाद, ठीक ना। इसका मतलब हो जाएगा घोलने के बाद, ठीक। अच्छा, बीसीजी की खोज कब हुई थी। तो बीसीजी की जो खोज हुई थी कब हुई थी। तो बीसीजी की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 में। बीसीजी की खोज कब हुई थी, 1921 में। अच्छा, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बता दीजिए जल्दी से। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलुमेट ग्यूरियन ना। क्या होता है, बैसिलस ना, बैसिलस, BACILLUS, बैसिलस, बैसिलस, ठीक ना। कैलुमेट CALME कैलुमेट ना। अब फिर और क्या होता है, ये जी का क्या हो जाएगा। तो जी का हमारा हो जाएगा गेरुएन ना, गुरियन, GUREN, गुरियन, ठीक ना। तो यही हमारा होगा बीसीजी का फुल फॉर्म, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लीजिए बैसिलस, क्या लिखेंगे, बैसिलस, ठीक, बैसिलस, बैसिलस कैलुमेट ना, बैसिलस कैलुमेट, कैलुमेट गुरियन, एरियन, ठीक ना, एरियन होगा, गुरियन, ठीक ना। यही होगा हमारा बीसीजी का फुल फॉर्म। और क्या यहाँ से हम लोग जान सकते हैं, कुछ और जान सकते हैं तो आप लोग बताइए। जैसे यहाँ से क्या पूछ सकते हैं, जैसे बीसीजी को घोला किस में जाता है। तो बीसीजी को जो घोला जाता है, इसको घोला किस में जाता है। तो साधारण खारे पानी में घोला जाता है। किस में घोला जाता है, साधारण, साधारण खारे, खारे पानी में ना। किस में घोला जाता है, साधारण खारे
पानी में घोला जाता है। एक एक बात को, एक एक क्वेश्चन को यहाँ से लेते जाइए, ध्यान में दिमाग में बैठाते जाइए, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और देखिए यहाँ से और क्या हम लोग जान सकते हैं बीसीजी के बारे में, जैसे पूछ सकता है और पूछता है कि बीसीजी जो है घोलने के बाद कितने घंटे बाद इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो बीसीजी को घोलने के बाद कितने घंटे के बाद इसको यूज नहीं करना चाहिए, तो 3 से 4 घंटे के बाद इसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक ना। 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे के बाद इसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक ना। 3 से 4 घंटे के बाद इसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक ना। कहीं कहीं ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा 3 दे देगा या 4 दे देगा, ठीक ना। तो उसे घबराइएगा मत, 3 भी आ जाए तब भी लगा दीजिएगा, 4 आए तब भी लगा दीजिएगा। और 3 से 4 करके इस तरह से ऑप्शन बनाए तो 3 से 4 घंटे वाला लगा दीजिएगा, ठीक ना। और कहीं से हम लोग जान सकते हैं बीसीजी की मात्रा कितनी होती है। तो बीसीजी की जो मात्रा होती है 0.05 ml होती है। कितनी होती है? 0.05 ml होती है, ठीक ना। अच्छा, बीसीजी दिया कब जाता है? तो बीसीजी जब दिया जाता है किस में, कब दिया जाता है? तो बीसीजी जन्म के समय दिया जाता है। कब? जन्म के समय ना, जन्म के समय। तो जन्म के समय किसको दिया जाता है? तो शिशु को दिया जाता है, शिशु ना, शिशु को दिया जाता है, ठीक ना। जन्म के समय किसको दिया जाता है? तो शिशु को दिया जाता है जन्म के समय। तो यहाँ तो बात ये भी बन सकती है ना कि कहीं माँ को तो नहीं दिया जाता है, तो माँ को नहीं दिया जाता है। बीसीजी का टीका जो दिया जाता है तो शिशु को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? तो ये तपेदिक के बचाव के लिए दिया जाता है। किसके लिए? तपेदिक ना, तपेदिक के बचाव के लिए, ठीक है। तपेदिक के बचाव के लिए दिया जाता है। तपेदिक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? टीबी के बचाव के लिए, ठीक है। टीबी के बचाव के लिए दिया जाता है। अच्छा, और यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं, थोड़ा बहुत और बीसीजी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि और क्या यहाँ से बोलता है कि जैसे पूछता है कि 0.1 ml जो बीसीजी का टीका होता है वो कितने दिनों के बच्चों को दिया जाता है ना। 0.1 ना, 0.1 ml इस तरह से क्वेश्चन बना देगा घुमा करके। 0.1 ml जो बीसीजी का टीका होता है वो कितने दिनों के बच्चों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 4 सप्ताह ना, 4 सप्ताह से लेकर 1 साल के बच्चे को दिया जाता है। कितने? 1 साल चाहे 1 वर्ष के बच्चे को दिया जाता है, ठीक ना। 1 वर्ष के बच्चे को दिया जाता है, ठीक ना। और यहाँ से क्या हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि और पूछता है कि यह कितने साल तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन बनता है कितने साल तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 15 वर्षों तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी 15 वर्षों तक बचाता है ना। 15 वर्ष तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। 15 वर्ष तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ से क्या बन सकता है? बीसीजी टीका कहाँ लगता है ना, ये भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से। बीसीजी जो टीका है वो लगता कहाँ है? तो बीसीजी टीका लगता है आईडी। कहाँ लगता है? आईडी लगता है, ठीक ना। आईडी, आईडी का मतलब इस तरह से दे देगा ऑप्शन में। तो आईडी का मतलब क्या होगा? इंट्राडर्मल। क्या होता है? इंट्राडर्मल ना, इंट्राडर्मल, ठीक ना, इंट्राडर्मल। अच्छा, इंट्राडर्मल का क्या मतलब होता है? तो इंट्राडर्मल में जब लगता है, आईडी लगता है, ठीक ना, तो इंट्राडर्मल लगता है। तो इंट्राडर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि त्वचा के नीचे। कहाँ पे? त्वचा के नीचे, ठीक ना, त्वचा के नीचे। और कुछ यहाँ से हम लोग जान सकते हैं। अच्छा, त्वचा के नीचे तो लगता है, लेकिन शिशु के किस हिस्से में लगता है ना, किस हिस्से में लगता है? जो शिशु के हिस्से में लगता है तो किस हिस्से में लगता है? बाएं में लगता है। किसमें? बाई ना, बाई का मतलब लेफ्ट होता है ना। बां में ना, बां में ऊपर लगता है, ठीक ना, ऊपर, ठीक ना, ऊपर, बां में ऊपर लगता है, ठीक ना, ऊपर लगता है। लिख लीजिए, लगता है। तो इतना क्वेश्चन हमारे बीसीजी से तैयार हो गए। अभी एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब आप लोग हमको एक क्वेश्चन इससे बता दीजिएगा कमेंट करके, जो भी बहनें हमारी क्लास देख रही हैं, बता दीजिए कि बीसीजी का खोज किसने किया था ना। बीसीजी का खोज किसने किया, ठीक ना, किसने किया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर बीसीजी का खोज इन्होंने किया था ना। किसने किया था बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, अब लेट न करते हुए अगला क्लास क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान है। पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान है तो कितना है बताइए जल्दी से। पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान कितना है? तो पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान हमारा कितना हो जाएगा? -15 डिग्री, -15 सेल्सियस, -10 सेल्सियस, -10 20 सेल्सियस, -5 सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अच्छा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है?
जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यह कौन सी वैक्सीन होती है, जो पोलियो वैक्सीन होती है तो ये वैक्सीन कौन सी होती है, तो ये वैक्सीन होती है OPV ना, कौन सी होती है OPV ना, OPV, ठीक। ये कौन सी वैक्सीन होती है, OPV। OPV का मतलब क्या होता है, तो OPV का मतलब होता है ओरल ना, क्या होता है, ओरल, ओरल। अब पी से क्या हो जाएगा, पोलियो, पोलियो ना, ओरल पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक ना, ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV का मतलब क्या होता है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, ठीक ना। अच्छा, OPV जो है वैक्सीन, जो है ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसको खोजा कब गया था, बताइए। इसको खोजा कब गया था, ओरल पोलियो वैक्सीन को कब खोजा गया था, तो इसको खोजा गया था 1961 में खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1961 में इसको खोजा गया, ठीक ना, 1961 में खोजा गया। अच्छा, किसने खोजा था इसको, किसने खोजा था, तो इसको खोजकर्ता कौन थे, तो अल्बर्ट सेविन थे। कौन थे, अल्बर्ट, अल्बर्ट ना, अल्बर्ट सेविन ना, सेविन, अल्बर्ट सेविन। और क्या से हम लोग कुछ जान सकते हैं इसमें से कुछ और जान सकते हैं, जल्दी से बताइए। जैसे OPV जो है ये क्या है, तो एक वैलेट वैक्सीन है, क्या है, बाई वैलेट वैक्सीन है। OPV जो है, OPV जो वैक्सीन है ये क्या है, यह एक क्या है, वाई वायलेंट ना, वायलेट, वाई वायलेंट वैक्सीन है। कैसी है, वाई वायलेट वैक्सीन है, ठीक, वाई वायलेट वैक्सीन है। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, OPV जो वैक्सीन है इसके ऊपर क्या होता है, तो इसके ऊपर जो लिखा होता है तो क्या होता है, वो VVM, क्या होता है, VVM ना। तो इसका मतलब क्या होगा, VVM जो लिखा है तो ये VVM का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा वैक्सीन वायल मॉनिटर, क्या हो जाएगा, वैक्सीन, V से क्या हो जाएगा, वैक्सीन ना, VACCION, वैक्सीन वायल, वैक्सीन वायल मॉनिटर, MONITER, मॉनिटर, ठीक ना, मॉनिटर हो जाएगा। अच्छा, ये रखा किस में जाता है, किस में रखा जाता है, देखिए इस तरह से एक बॉक्स बना होता है ना, ठीक ना, इस तरह से एक बॉक्स बना होता है, ठीक, ये बॉक्स बना होता है और इसके अंदर ना, इसके अंदर एक सफ़ेद बॉक्स रहता है, ठीक है, इसके अंदर सफ़ेद बॉक्स रहता है। तो जो ये सफ़ेद बॉक्स रहता है तो ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है बहुत डार्क होता है, कैसा होता है, बहुत डार्क कलर का होता है, आप लोग देखी होंगी, ठीक ना, ये डार्क होता है। और ये अंदर का जो होता है सफ़ेद होता है, कैसा होता है, सफ़ेद, ठीक ना, ये कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक। अच्छा, इसमें इसकी पहचान क्या है, तो इसका पहचान ये है कि जब यह गाढ़ा हो जाता है, ये वाला अंदर वाला हिस्सा जब गाढ़ा हो जाता है ना, गाढ़ा कलर का हो जाता है, गाढ़ा, ठीक है ना, जब गाढ़ा हो जाता है तब क्या होता है, तब इसकी में जो रखी होती है वैक्सीन, OPV वैक्सीन, उसको यूज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना करना चाहिए, ठीक ना, यूज नहीं करना चाहिए। इसी बॉक्स में जो रहता है बाहर वाला हिस्सा बहुत डार्क होता है, अंदर वाला सफ़ेद होता है, लेकिन जब सफ़ेद वाला गाढ़ा डार्क ये हो जाए तब इसमें रखी हुई वैक्सीन, OPV वैक्सीन इसी में रखी जाती है, तो उसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और यहाँ से कुछ हम लोग जान सकते हैं, चलिए यहाँ से और कुछ नहीं जान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि BCG वैक्सीन ना, BCG वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आवश्यक तापमान है, BCG वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आवश्यक तापमान है, तो बता दिए जल्दी से कितना आवश्यक तापमान है, तो सभी बहनों का आता होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा हमारा राइट आंसर तीसरे का, तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, कौन सा फ्रिज ना, कौन सा फ्रिज सूखा टीका नहीं है ना, कौन सा फ्रिज सूखा टीका नहीं है, क्या BCG, येलो फीवर, या DPT, या मेजल्स, तो कौन सा नहीं है, तो चौथे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, DPT न होता है ना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अच्छा, DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनेस, क्या होता है, डिप्थीरिया ना, तो डिप्थीरिया क्या होता है, DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, DPT ना, DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ना, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया,
ठीक ना, डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया के बाद इसका क्या होता है, पी का, तो डिप्थीरिया इसका होता है पर्ट्यूसिस। क्या होता है, पर्ट्यूसिस ना, पर्ट्यूसिस, PERTUSSIS, पर्ट्यूसिस। ठीक, अच्छा, पर्ट्यूसिस एंड, इसमें एंड लगता है, पर्ट्यूसिस एंड टेटनेस। क्या हो जाएगा, टेटनेस, टेटनेस ना, TETANUS। हो सके तो आप लोगों से इसका फुल फॉर्म पूछ दे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक शब्द बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए तुरंत ना। इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो आप लोग तुरंत बता देंगी। अच्छा, और इसमें हम लोग क्या जान सकते हैं, जैसे कि इसको हिंदी में लिख लीजिए, अगर मान लीजिए इंग्लिश में आप लोग को नहीं याद रहे तो हिंदी में इसको याद कर लीजिए, डिप्थीरिया। क्या होगा, डीपीटी का फुल फॉर्म डीपीटी। ठीक, डीपीटी। अब इसको हिंदी में भी पूछ सकता है, तो डिप्थीरिया क्या होगा, डिप्थीरिया। ठीक ना, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और क्या इसका नाम है, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। ठीक, पर्ट्यूसिस। और इसका क्या नाम, और एंड हो गया, और के बाद यहाँ इसका क्या नाम है, टेटनस। ठीक ना, टेटनस, कहीं टिटनेस दे रहा था ना, टेटनस। ठीक ना, अच्छा, और टेटनस को हम क्या बोलते हैं, टेटनस को हम और क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से। तो इसको बोलते हैं 8 दिन का रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 8 दिन का, 8 दिन ना, 8 दिन का इसको रोग बोला जाता है। किसको, टेटनस को। ठीक ना, टेटनस को क्या बोला जाता है, 8 दिन का रोग बोला जाता है। डीपीटी को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन ना। क्या बोलते हैं इसको, डीपीटी को कहीं बोला जाता है क्या, ट्रिपल एंटीजन। ठीक, ट्रिपल, ट्रिपल, ट्रिपल एंटीजन। ठीक ना, एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन। ठीक ना, ट्रिपल एंटीजन इसको बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से तो और कुछ क्वेश्चन हम लोग का नहीं छूटेगा। और यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं, जैसे डीपीटी के कितने डोज लगते हैं ना, डीपीटी के जो डोज लगते हैं वो कितने डोज लगते हैं, तो डीपीटी के जो डोज लगते हैं वो 5 डोज लगते हैं। कितने डोज लगते हैं, 5 डोज ना। डीपीटी के कितने डोज लगते हैं, तो 5 गो डोज लगते हैं। अच्छा, 5 डोज लगते हैं, कितने कितने दिनों पर लगते हैं, तो एक जो पहला इसमें लगता है, इसमें पहला जो लगता है वो 6 सप्ताह पर लगता है। कितने सप्ताह पर लगता है, 6 सप्ताह पर ना, 6 सप्ताह पर लगता है। ठीक, दूसरा कितने दिन पर लगता है, तो दूसरा जो लगता है वो 10 सप्ताह पर लगता है। कितने सप्ताह पर लगता है, 10 सप्ताह पर। डीपीटी के डोज कितने लगते हैं, तो डीपीटी के 5 डोज लगते हैं। पहला जो लगता है 6 सप्ताह पर लगता है ना, 6 सप्ताह पर लगता है, और दूसरा 10 सप्ताह पर लगता है। तीसरा कितने दिनों पर लगता है, तो तीसरा 14 सप्ताह पर लगता है। 14 सप्ताह पर ना, 14 सप्ताह पर लगता है। ठीक, 14 सप्ताह पर लगता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, लगता, लगता है। ठीक ना, लगता है, आप कर लीजिएगा। 3 हो गया। चौथा कितने कितने दिनों पर लगता है, तो चौथा जो लगता है 2 साल पर लगता है। कितने साल पर लगता है, 2 साल पर। चौथा जो कितने साल पर लगता है, 2 साल पर लगता है। ठीक, चौथे के बाद हमारा कितना लगेगा, पाँचवा। तो पाँचवा कितने समय पर लगता है, तो पाँचवा जो लगता है 5 साल पर लगता है। कितने साल पर लगता है, 5 साल पर। ठीक ना, 5 साल पर। अब इसी तरह से चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5, खसरे का टीका रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ना। तो खसरे का टीका रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि खसरे का जो टीका है फ्रीज में कहाँ रखा जाता है। ठंडी ट्रे में रखा जाता है, फ्रीजर में रखा जाता है, या फ्रीजर के नीचे ट्रे में रखा जाता है, और रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में सेल्फ रखा जाता है, सेल्फ रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है, तो जो खसरे का टीका है उसको कहाँ रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है फ्रीजर में। कहाँ रखा जाता है, फ्रीजर में ना। कहाँ रखा जाता है, फ्रीजर में। खसरे का टीका रेफ्रिजरेटर में कहाँ रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है, ठंडी ट्रे में, फ्रीजर में, फ्रीजर के नीचे ट्रे, और रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में सेल्फ। तो ये रखा जाता है फ्रीजर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि चिकनगुनिया बीमारी फैलती है। चिकनगुनिया बीमारी जो है फैलती है, तो किससे फैलती है, मच्छर से फैलती है, दूषित जल से फैलती है, संक्रमित व्यक्ति से फैलती है, इनमें से कोई नहीं। तो चिकनगुनिया जो बीमारी है ये किससे फैलती है, बताइए जल्दी से। तो चिकनगुनिया बीमारी जो फैलती है मच्छर से फैलती है। किससे फैलती है, मच्छर से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6वें का ऑप्शन नंबर ए ना। अच्छा, इस मच्छर का नाम क्या है, तो इस मच्छर का नाम है एंडीज ना, एंडीज, एंडीज,
एंडीज मच्छर ना, मच्छर, ठीक, एंडीज मच्छर, एंडीज मच्छर से क्या फैलता है, तो चिकनगुनिया बीमारी फैलता है, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि एड्स ना, एड्स के कौन से चरण में कैंसर, कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है। एड्स के कौन से चरण में कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है, तो कौन से चरण में सबसे खतरा अधिक होता है, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में, तो किस चरण में सबसे ज़्यादा खतरा अधिक होता है, बताइए जल्दी से। तो पहले ये बता दीजिए कि एड्स के कितने चरणों में बांटा गया है ना, एड्स को कितने चरणों में बांटा गया है, तो एड्स को जो बांटा गया है 4 चरण में बांटा गया। कितने चरण में बांटा गया है, 4 चरण ना। एड्स के कितने चरण होते हैं, तो एड्स के 4 चरण होते हैं, ठीक ना। कौन कौन चरण होते हैं, कौन कौन होते हैं, जल्दी से बताइए। तो पहला जो है इसको लिम्फ नोड प्रभावित होता है। पहले में क्या होता है, लिम्फ नोड ना, लिम्फ नोड जो है वो क्या होता है, लिम्फ लिम्फ ना, लिम्फ, ठीक, लिम्फ नोड ना, लिम्फ नोड, इसमें क्या होता है, लिम्फ नोड जो है वो प्रभावित होता है। क्या होता है, प्रभावित ना, प्रभावित होगा, ठीक ना, प्रभावित होगा। इसमें क्या होगा, पहले में क्या होगा, तो पहले में जो होगा लिम्फ नोड प्रभावित होगा। इसी तरह से अब दूसरे में जान लेते हैं कि दूसरे में क्या होता है। एड्स के 4 चरण होते हैं, तो पहले में लिम्फ नोड प्रभावित होगा, दूसरे में क्या होगा, तो दूसरे में आपको वजन गिरेगा। क्या होगा, वजन, ठीक ना, दूसरे में क्या होगा, वजन गिरेगा, ठीक ना, वजन गिरेगा, ठीक, वजन गिरेगा। और इसमें क्या होता है, तो रात में पसीना आना, ठीक ना, रात में पसीना, ठीक ना, रात में पसीना का आना, ठीक ना, रात में पसीना का आना। तो ये दूसरे चरण में होता है। अब तीसरा चरण जान लीजिए कि तीसरा चरण में क्या होता है एड्स में, तो तीसरा चरण में होता है क्या, डायरिया होने लगेगा। क्या होगा, डायरिया, ठीक ना, डायरिया, ठीक ना, डायरिया होने लगेगा, डायरिया होने लगेगा, ठीक ना, लगेगा, डायरिया होने लगेगा। और क्या होगा, वजन, ठीक ना, वजन का जितना वजन रहेगा व्यक्ति का, जिसको एड्स हो गया उसके वजन का 10%, कितना, 10% जो है घटेगा। कितना घटेगा, 10% घटेगा, ठीक ना। कब घटेगा, जब तीसरा चरण रहेगा एड्स का, तब, ठीक। अब इसमें चौथा चरण है, 4 चरण बताए ना कि एड्स के 4 चरण होते हैं। तो चौथा चरण में क्या होता है कि कैंसर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, कैंसर देखने ना, कैंसर देखने को मिलेगा, ठीक ना, कैंसर देखने को मिलेगा, ठीक ना, कैंसर देखने को मिलेगा। और क्या होगा, मांसपेशियां जो है टूटेंगी। इसमें क्या होगा, मांसपेशियां, ठीक ना, मांसपेशियां जो है टूटेंगी, ठीक ना, टूटेंगी, मांसपेशियां टूटेंगी, ठीक ना, टूटेंगी। अब इतना आप लोग जान गए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि एड्स के कौन से चरण में कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है। तो पहले चरण में तो लिम्फोनोड प्रभावित होगा, और दूसरे चरण में क्या होगा, वजन गिरेगा और रात में पसीना का आना होगा। तीसरे चरण में क्या होगा, डायरिया होने लगेगा और वजन का 10% घटेगा। चौथे चरण में क्या होगा, कैंसर देखने को मिलेगा। तो चौथे चरण में क्या होगा, कैंसर देखने को मिलेगा। तो ये पूछ रहा है, तो चौथा चरण हमारा सही होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। अच्छा, ये होता कैसे है, जब एड्स होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एनोरेक्सिम कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोरेक्सिम ना। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको इस कंडीशन पर जब पेशेंट आएगा तो इसको क्या बोला जाता है, एनोरेक्सिया, ठीक ना, एनोरेक्सिया, ठीक ना। जब किसी को एड्स होगा तो उसे एनोरेक्सिया हो जाएगा, ठीक ना। एनोरेक्सिया में क्या होता है, तो एनोरेक्सिया में जो होता है वजन जो है क्या होता है, वजन तेजी से घटता है, ठीक ना। वजन क्या है, तेजी से घटता है ना, वजन तेजी से घटेगा, कर लीजिए, वजन तेजी से घटेगा, इसमें यही होता है, ठीक ना। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया है। बुखार शुरू होने के ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बुखार शुरू होने के 10 दिन बाद
टाइफाइड बुखार के निदान पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद की विधि है? बताइए जल्दी से। बुखार शुरू होने के 10 दिन बाद टाइफाइड बुखार के निदान पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद की विधि है? तो कौन सी विधि जो है पसंद की विधि है? बताइए जल्दी से। अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसको निदान पर पहुंचने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त विधि है? तो सबसे उपयुक्त विधि क्या होगा? क्या ब्लड कल्चर होगा या विडाल टेस्ट होगा? बताइए जल्दी से, क्या होगा? क्या इलेक्स टेस्ट होगा? बताइए कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, जिसको आ रहा है कमेंट करें। इसमें से क्या होगा हमारा? तो ब्लड कल्चर होगा। क्या होगा? ब्लड कल्चर ना। क्या होगा बताइए जल्दी से। 8वां का हमारा क्या हो जाएगा? अगर किसी को क्या होगा बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया है? बुखार शुरू होने के 10 दिन बाद ना टाइफाइड बुखार के निदान पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद की विधि है? तो कौन सी विधि पसंद की विधि है? तो कौन सा टेस्ट हम लोग कराएंगे बताइए जल्दी से। तो पहले आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि अगर टाइफाइड बुखार ना 1 हफ्ते से ऊपर का हो, अगर टाइफाइड बुखार एक हफ्ते ठीक ना, 1 हफ्ते से ऊपर का हो ना, 1 हफ्ते से ऊपर का, ठीक ना, 1 हफ्ते से ऊपर का जब हो टाइफाइड बुखार, तब हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? तो 1 हफ्ते से ऊपर का जब होता है तो बिडाल टेस्ट कराते हैं। कौन सा टेस्ट कराते हैं? बिडाल ना, बिडाल टेस्ट, ठीक, बिडाल टेस्ट कराते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन दूसरी तरह पूछ दे कि अगर टाइफाइड बुखार 1 हफ्ते के अंदर का हो ना, अगर बुखार 1 हफ्ते ना, एक हफ्ते के अंदर, ठीक ना, 1 हफ्ते के अंदर का हो, तब कौन सा टेस्ट कराते हैं? तो 1 हफ्ते के अंदर वाला टेस्ट हम लोग कौन सा कराते हैं? तो ब्लड कल्चर कराते हैं। कौन सा कराते हैं? ब्लड कल्चर का टेस्ट कराते हैं, ठीक ना, ब्लड कल्चर, ठीक, ब्लड कल्चर। अब तो पूछा क्या है? 1 हफ्ते के ऊपर वाला पूछा है ना, बुखार शुरू होने के 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद जब पूछा है तो 1 हफ्ते से ऊपर कौन सा टेस्ट होगा? बिडाल। अगर यहीं पे पूछ देता है कि बुखार शुरू होने के 1 हफ्ते के अंदर का टेस्ट, तो 1 हफ्ते के अंदर वाला रहेगा तो ये रहेगा, ठीक, अंदर वाला रहेगा तो ब्लड कल्चर करवाएंगे। और 1 हफ्ते के ऊपर का टेस्ट रहेगा तो ये 10 दिन ऊपर ना होगा 1 हफ्ते से, तो इसलिए हम लोग बिडाल टेस्ट करवाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि टाइफाइड की जांच के लिए सबसे अच्छा नमूना क्या है, यहाँ पर तो क्या पूछा है कि बुखार शुरू होने के 10 दिन बाद टाइफाइड बुखार के निदान पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद की विधि है। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछ दे कि अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि टाइफाइड की जांच के लिए सबसे अच्छा नमूना क्या है, तो सबसे अच्छा नमूना है मल। क्या है? मल से जांच करके पता किया जा सकता है कि इनको टाइफाइड है तो कितने दिन का है, हुआ है कि नहीं, ठीक ना। अच्छा, टाइफाइड से किस अंग को प्रभावित करता है? जो टाइफाइड है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है वो अंग को किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को ना। टाइफाइड जो है किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है, ठीक। अच्छा, और यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं? यहाँ से और कुछ इतना जानने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि पोलियोमाइलाइटिस किसके माध्यम से फैलता है ना। पोलियोमाइलाइटिस किसके माध्यम से फैलता है? तो किसके माध्यम से फैलता है? पानी, वायु, रक्त, वेक्टर। तो किसके माध्यम से फैलता है? तो ये पानी के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? पानी के माध्यम से फैलता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर ये क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि पोलियोमाइलाइटिस ना, पोलियोमाइलाइटिस की उस्मायन अवधि है। तो पोलियोमाइलाइटिस की उस्मायन अवधि कितनी है? 1 से 2 सप्ताह, 1 से 3 दिन, 1 महीना, 7 से 14 दिन। तो कितनी है? तो 10वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 से 4 दिन है। कितने दिन है? 7 से 4 दिन, ठीक ना। पोलियो कितने प्रकार की होती है बताइए जल्दी से। पोलियो कितने प्रकार की होती है? तो पोलियो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है?
3 प्रकार की, ठीक ना। पोलियो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ठीक। अच्छा, और यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं बताइए जल्दी से। यहाँ से और हम लोग जान सकते हैं, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। यहाँ से कुछ और हम लोग जान सकते हैं तो बताइए जल्दी से कुछ। कौन कौन से प्रकार हैं? तीनों प्रकार को जान लेते हैं। कौन कौन से इसके प्रकार हैं? पोलियो के 3 प्रकार है ना। तो पोलियो के 3 प्रकार में एक प्रकार इसका कौन सा है? एक प्रकार इसका है संघ क्लिनिकल। कौन सा है? संघ क्लिनिकल ना, संघ क्लिनिकल, ठीक। संघ क्लिनिकल। तो इस संघ क्लिनिकल में क्या होता है? तो संघ क्लिनिकल में होता है, इसमें पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। क्या होता है इसमें? इसमें ना, ठीक ना, इसमें पेट ना, इसमें पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, ठीक ना। निचले हिस्से में दर्द होता है, ठीक ना। निचले हिस्से में दर्द होता है, ठीक। निचले हिस्से में दर्द होता है, ठीक ना। निचले हिस्से में दर्द होता है। और क्या होता है इसमें? तो इसमें अकड़न आता है, बुखार होता है। क्या होता है? अकड़न हो जाता है, ठीक ना। अकड़न, अकड़न और बुखार, ठीक ना। अकड़न और बुखार, ठीक। अकड़न और बुखार, ठीक ना। बुखार हो जाता है, ठीक ना। अकड़न और बुखार होता है। ये पहला है। दूसरा जान लेते हैं, दूसरा क्या है पोलियो का भाग। तो जो दूसरा है इसको बोलते हैं गैर पक्षपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर पक्षपात, ठीक है ना। गैर पक्षपात। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है आदमी पैरालाइज होता है। क्या होता है? पैरालाइज ना। पैरालाइज होता नहीं है। गैर जब पक्षपात है तो इसमें पैरालाइज कैसे होगा? गैर इसमें होता है, क्या होता है कि पैरालाइज नहीं होता है ना। पैरालाइज ठीक ना। पैरालाइज नहीं होता है, ठीक ना। नहीं होता है, ठीक ना। पैरालाइज नहीं होता है। और क्या होता है इसमें? तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। क्या इसमें क्या हो जाता है? और तंत्रिका तंत्र ना, तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, चाहे होता है, ठीक ना। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब 2 जान गए। तीसरा इसमें क्या है? पोलियो का भाग जो है तो उसको जान लेते हैं। जो तीसरा है उसका क्या नाम है? तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? पक्षघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं तीसरे वाले को? पक्षघात, ठीक ना। पक्षघात। इसमें क्या होता है? इसमें जो पक्षघात वाला है इसमें क्या होता है? आदमी को लकवा मारता है, ठीक ना। लकवा हो जाता है इसमें। इसमें क्या होता है? इसमें लकवा ना, लकवा होता है, ठीक ना। लकवा होता है तीसरे वाला में ना, लकवा होता है, जो पक्षघात इसका नाम दिया गया है, ठीक। और क्या इसमें होता है? तो लकवा होता है, ठीक ना। और इसमें कितने परसेंट की आशा होती है होने की? तो 0.5% की, ठीक ना। कितने प्रतिशत की आशा होती है? 0.5% की होता है, ठीक ना। और तंत्रिका तंत्र के साथ इसमें क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड भी प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र ना, तंत्रिका, ठीक ना। तंत्रिका तंत्र के साथ क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड भी प्रभावित होता है, ठीक ना। स्पाइनल स्पाइनल स्पाइनल, ठीक ना। स्पाइनल कॉर्ड भी प्रभावित होता है, ठीक ना। स्पाइनल कॉर्ड भी प्रभावित होता है, ठीक ना। प्रभावित होता है, ठीक। अब इतना तो हम लोग जान गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो भारत को जो पोलियो मुक्त घोषित किया गया था वो कब घोषित किया था? तो 27 मार्च 2014 को घोषित किया गया था। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो 27 मार्च 2014 को घोषित किया। लेकिन 2015 में पोलियो को फिर से केस मिल गया ना। 2015 में क्या हुआ कि 2015 में पोलियो का फिर से केस मिल गया, ठीक ना। पोलियो का फिर केस मिला, ठीक ना। फिर से केस मिल गया, ठीक। केस मिल गया, फिर से केस मिला तो फिर क्या हुआ कि 2016 में जो हमारी ओपीवी वैक्सीन थी उसे वायलेट कर दिया गया, बनाया गया। क्या किया गया? 2016 में फिर क्या हुआ? जब वैक्सीन पोलियो फिर से मिल गया व्यक्ति, तो फिर क्या हुआ? 2016 में जो हमारी ओपीवी वैक्सीन थी, कौन सी? ओपीवी ना। ओपीवी वैक्सीन जो थी उसे क्या किया गया? वायलेट बनाया गया। क्या बनाया गया? वायलेट ना, वायलेट बनाया गया, ठीक ना। बनाया गया, ठीक ना। अच्छा, ओपीवी जो वैक्सीन थी कितने टाइप की है? तो 2 टाइप की है। कितने टाइप की है? 2 टाइप की है, ठीक ना। टाइप 1,
ठीक ना, कौन कौन ये टाइप 1, ठीक ना, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक ना, टाइप 2, ये दो इसके वेरिएंट है, ठीक ना। अच्छा, और क्या हम लोग जान सकते हैं, यहाँ से और कुछ जानने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन पूछा क्या था, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था। तो भारत को पोलियो 27 मई 2014 घोषित किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, पोलियो वायरस को अलग करने के लिए किस प्रकार के नमूने का उपयोग किया जा सकता है ना। पोलियो वायरस को अलग करने के लिए किस प्रकार के नमूने का उपयोग किया जा सकता है। तो किस प्रकार के नमूने का उपयोग किया जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो स्टूल ना, स्टूल, तो स्टूल मतलब क्या होता है, मल, क्या होता है, मल, ठीक ना। स्टूल का मतलब क्या होता है, मल, बैठने वाला नहीं स्टूल, ये मल दूसरा मल, ठीक ना। अच्छा, पोलियो वायरस को अलग करने के लिए किस प्रकार के नमूने का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्टूल का ना, स्टूल मतलब होता है मल का, ठीक ना। थोड़ा हम इंग्लिश में लिख दिए थे कि बोलने में दिक्कत हो तो। अच्छा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है। अच्छा, पोलियो वायरस मल में कितने सप्ताह तक मल रहता है, बताइए। पोलियो वायरस जो है ये मल में कितने सप्ताह तक रहता है ना। पोलियो वायरस बताइए जल्दी से, यहाँ से क्वेश्चन याद आ गया। पोलियो पूछ सकता है शायद, पोलियो वायरस ना, पोलियो वायरस मल में कितने सप्ताह तक रहता है, ठीक ना। मल में कितने सप्ताह तक रहता है, ठीक ना। कितने सप्ताह तक रहता है, तो ये कितने सप्ताह तक रहता है, तो ये जो रहता है ये 12 सप्ताह तक रहता है, ठीक ना। 12 सप्ताह तक रहता है, ठीक ना, रहता है 12 सप्ताह तक रहता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बचपन का संक्रमण पुरुषों में बांझपन का कारण हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा बचपन का संक्रमण पुरुषों में बांझपन का कारण हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंठमाला। क्या हो जाएगा, कंठमाला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मम्स ना, क्या बोलते हैं, मम्स ना, मम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मम्स, ठीक ना। अच्छा, और यहाँ से हम लोग क्या देखें, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है, एक जीव से अन्य जीव में रोग वहन करने वाले जीव कहलाता है ना। एक जीव से अन्य जीव में रोग वहन करने वाला जीव कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, बताइए जल्दी से। पोषिता, होस्ट, गति, मोशन, या रोगवाहक, वेक्टर, या परजीवी, पैरासाइट, तो कौन सा कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 14वें का। तो 14वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोगवाहक वेक्टर ना। क्या कहलाता है, रोगवाहक वेक्टर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि पोलियोमाइलाइटिस न किस प्रकार के वायरस से होता है। तो पोलियोमाइलाइटिस किस प्रकार के वायरस से होता है, तो ये होता है किससे, तो आरएनए वायरस से होता है। किससे होता है, आरएनए वायरस से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोगों को, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। आप लोग 15 में कितना आप लोगों का क्वेश्चन सही हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा सर कि हमारे 15 में इतने सही हुए हैं, ठीक ना। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको तुरंत बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर नहीं बता पाया कमेंट बॉक्स में तो आप लोगों को अगले क्लास में उस क्वेश्चन को मैं ला करके बताऊंगा, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जो 1 2 3 नंबर डाल दीजिएगा, सर इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, इसको दोबारा से बताइए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा।
इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।